हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का 13th चैप्टर और इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर लिया है जिसमें हमने समझा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और अपना जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि जब हमारा जो डिमांड और सप्लाई वो बराबर होती है मार्केट में, ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर होंगी वो आपका कौन सा कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और इस पॉइंट पर जो क्वांटिटी होगी OQ वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी और जो आपका प्राइस होगा OP वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा मार्केट में। ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। और साथ ही साथ इस अगर इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर देखें हम तो यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से। ठीक है, सप्लाई आपको ज़्यादा दिख रही है डिमांड से, सप्लाई इधर है ना, ज़्यादा है डिमांड से। और यहाँ पर क्या है, सप्लाई कम होती है डिमांड से, यानी कि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई होती है, यहाँ पर एक्सेस डिमांड होती है। तो जो मार्केट फोर्सेज होते हैं ना, ये डिमांड और सप्लाई, ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं इन दोनों कंडीशंस में कि ऑटोमेटिकली इवेंचुअली जो अपना मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाता है, जहाँ पर डिमांड यानी कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर हो जाते हैं और हमको अपना इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाता है। ये कहानी हमने पढ़ी थी, साथ ही साथ हमने इसके 3 असम्पशंस भी पढ़े थे। उसके साथ ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। अब सेकेंड टॉपिक आपका आता है चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब कि जब डिमांड और सप्लाई शिफ्ट होते हैं, कम ज़्यादा आगे पीछे होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या पड़ता है, या फिर आप इसको और अलग लैंग्वेज में बोल सकते हो कि हाउ डज मार्केट एब्जॉर्ब शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जो मार्केट है ना, अभी मैंने बोला ना कि मार्केट फोर्सेज ऐसे वर्क करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो वो मार्केट फोर्सेज ऐसा क्या काम करते हैं, ऐसा क्या होता है कि वो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पे आ ही जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसके लिए आपको 1-2 चीज़ें और याद होनी चाहिए। देखो, हमने जब डिमांड वाला थ्योरी पढ़ी थी और सप्लाई की थ्योरी पढ़ी थी, हमने साथ में 2 चीज़ें और पढ़ी थी, एक तो मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन डिमांड और मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई। ठीक है, उसका एक सेपरेट वीडियो भी है अगर आप डिटेल में उसे थोड़ा समझना चाहते हो, क्योंकि देखो ऑब्वियस है वो पहले के चैप्टर्स हैं तो भूल ही गए होगे। ये तो हमारी बचपन से आदत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम पहले का भूलते जाते हैं। तो वो आप भूल गए हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं बेसिकली हमने पढ़ा क्या था। देखो, हमने पढ़ा था कि जो डिमांड होती है, पहले हम डिमांड की बात करें फिर सप्लाई की बात करेंगे। डिमांड के क्या कुछ डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, डिमांड किसका फंक्शन होता है, मैंने आपको ये सारे डिटर्मिनेंट्स बताए थे, YTE और N, और एक और था आपका मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा एक और कोई डिटर्मिनेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, प्राइस ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और बाकी ये सारे जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, नंबर ऑफ बायर्स, और एक और कोई था डिटर्मिनेंट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिर्फ अगर खुद के प्राइस में जब चेंज होता है, डिमांड में किसी कमोडिटी के खुद के प्राइस में जब चेंज होता है, तब हमारा जो डिमांड होती है ना वो क्या करती है, वो या तो एक्सटेंड होती है, ठीक है, या फिर या तो वो एक्सटेंड होती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्सटेंशन कैसे होता है, ऐसे, और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, ये तो एक्सटेंशन हो गया, और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ऐसे, यानी कि नीचे की तरफ आना। ठीक है, ये आपको पता है। और जब इन सारे डिटर्मिनेंट्स में चेंज आता है तब ये तो क्या था, मूवमेंट था, ये था मूवमेंट। और मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और जब अगर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट किसकी वजह से होता है, जो अदर डिटर्मिनेंट्स से। अदर डिटर्मिनेंट्स मतलब अगर इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर की या कम हो जाए, या फिर उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं कम होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, तब क्या होता है, तब शिफ्ट होता है। और शिफ्ट कैसे होता है, जो डिमांड कर्व ये ओरिजिनल है, अगर जैसे इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, और अगर इनकम कम हो गई तो ये हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो यानी कि आपको याद रखना, जब ओन प्राइस में चेंज आएगा, हमेशा ओन प्राइस में जब चेंज आएगा तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जब बाकी सारी चीज़ों में चेंज आएगा तब शिफ्ट्स होंगे। और सिमिलरली सप्लाई के केस में होता है, सप्लाई में भी यही होता है। जब यहाँ पे अगर आप सप्लाई लिख दो, उसके कुछ अलग अलग वो थे डिटर्मिनेंट्स, जब ओन प्राइस में चेंज आएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जब ओन प्राइस में चेंज आएगा तो सप्लाई जो है वो उसमें मूवमेंट होगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही जब सप्लाई के बाकी डिटर्मिनेंट्स में चेंज होगा तब सप्लाई शिफ्ट होगी। ये जैसे ये तो डिमांड कर्व है, सॉरी,
सप्लाई कर्व आपका कैसा होता है, ऐसा, तो सप्लाई इधर शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड अगर सप्लाई बढ़ी, और सप्लाई अगर कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया है कि जिससे आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ जाएँ, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले चैप्टर्स में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। पहले हम डिमांड की बात करेंगे, मतलब जब डिमांड में शिफ्ट होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे। फिर हम सप्लाई की बात करेंगे कि जब सप्लाई में शिफ्ट होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे। सबसे पहले हम डिमांड की बात करेंगे। अब डिमांड में भी दो केसेस हैं, सप्लाई में भी दो केसेस हैं। डिमांड में दो केस क्या हैं कि या तो डिमांड कम हो या ज़्यादा हो, ऐसे ही सप्लाई में क्या दो केस हैं, या तो सप्लाई कम होगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड के एक केस की। देखो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा ग्राफ बना देती हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिमांड कर्व और ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। ये हमने कल पढ़ा था कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर जो आपकी क्वांटिटी है ये है OQ, और इस पॉइंट पर जो आपका प्राइस है वो है OP, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब अचानक से क्या होता है, अब अचानक से क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया डिमांड में, इंक्रीज़ इन डिमांड। तो हम ये इंक्रीज़ वाला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज़ वाला केस भी सिमिलर है, पहले हम इंक्रीज़ समझ लेते हैं। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में है, और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हमें पहले सारी चीज़ें इसकी लिखनी पड़ेंगी तमीज़ से। ये है D, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या कहते हैं, D इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है। और S क्या है, मैं शॉर्ट में लिखती जा रही हूँ, S है आपका सप्लाई कर्व, जहाँ पर आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, E पर, और उस पॉइंट पर एट E इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है आपका, इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका OP, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या मिल रही है आपको, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ OQ। ये तो सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे पास हैं ऑलरेडी, ठीक है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब क्या होगा कि डिमांड मान लो अचानक से बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ेगी, किसकी वजह से बढ़ेगी, मान लो कोई भी ऐसा फैक्टर है, अदर डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर डिटर्मिनेंट्स, जब अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है, अभी मैंने बताया था प्राइस को छोड़ के बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें जब चेंज होगा तो क्या होगा कि जो हमारा डिमांड है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर, ठीक है। तो मान लो कि हम कोई भी एक अदर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, मान लो वो है कंज्यूमर ऑफ द इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सॉरी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा ना। अब जब वो ज़्यादा डिमांड करेगा तो डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो ये हमने एक नया डिमांड कर्व बना दिया है। ये हो गया हमारा नया डिमांड कर्व D1, ठीक है। ये है हमारा नया डिमांड कर्व D1। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू, आप कोई भी एक अदर डिटर्मिनेंट ले लो, ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, इससे क्या हुआ, डिमांड इंक्रीजेस एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि D1 हमारा नया डिमांड कर्व हमारे पास आ गया। अब जब नया डिमांड कर्व आ गया है, डिमांड बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे डिमांड कितनी बढ़ी है, डिमांड आपको कितनी बढ़ी हुई दिख रही है, पहले यहाँ थी अब इधर आ गई, ठीक है, पहले यहाँ थी अब इधर आ गई, तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, E से F तक, यानी कि जो E से F तक है ना वो एक्सेस डिमांड है, बढ़ी हुई डिमांड है, ठीक है। पहले तो यहाँ तक ही थी ये डिमांड कर्व पे, अब इतनी बढ़ गई है, यानी कि एक्सेस डिमांड है ये EF। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट लीड्स टू एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब आपका EF, राइट, EF हो गया आपका यहाँ पर एक्सेस डिमांड। अब ये जो आपको एक्सेस डिमांड नज़र आ रही है यहाँ पे, अब आप देख सकते हो एक्सेस डिमांड है कौन से प्राइस पर, इक्विलिब्रियम प्राइस पर ही है, पर वो भी OP पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम प्राइस OP,
ये हो गया आपका यहाँ तक की कहानी, ठीक है। क्या किया हमने, बस पहले से इक्विलिब्रियम में सब कुछ था, बस डिमांड बढ़ गई हमारी, अदर डिटर्मिनेंट के बढ़ने से अदर डिटर्मिनेंट में चेंज हुआ, उससे डिमांड बढ़ी और डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई है। बस अभी तक यहाँ तक कहानी सॉर्टेड है। अब क्या होगा, क्योंकि जब एक्सेस डिमांड हो गई है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है, मतलब एक्सेस डिमांड जनरेट हो जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब डिमांड बढ़ गई है तो इससे ये होगा कि आपका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, है ना। प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, पहले तो प्राइस यही था, अब जब एक्सेस डिमांड बढ़ गई, मान लो आप एक दुकानदार हो, आप देख रहे हो कि भाई कोई भी एक प्रोडक्ट है जो आप बेचते हो, मान लो मार्कर बेचते हो, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत लोग खरीदने आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसका प्राइस बढ़ा दोगे कि भाई मैं तो ज़्यादा मैं बेचूं जिससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जब एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है, यानी कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो इससे क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो अब प्राइस कितना हो जाएगा, पहले OP था, अब OP1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ, ठीक है, OP1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड प्राइस इंक्रीजेस टू OP1। अब प्राइस इंक्रीज हो गया है OP1 तक, ठीक है, प्राइस हो गया हमारा OP1 तक, ये हो गया, ये हमारा पॉइंट है K, इसको हम K मान लेते हैं, OP1। और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी क्या है, देखो इस पॉइंट पर आपकी क्वांटिटी क्या नज़र आ रही है आपको, ये हो गया OQ1, OP और OP1, OQ1। अब क्योंकि देखो प्राइस बढ़ गया, प्राइस जब बढ़ेगा, हमने अभी क्या पढ़ा कि जब अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस होते हैं तब तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं, चलो अभी इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जब अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होते हैं तब तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या शिफ्ट होगा, या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। पर अगर ओन प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड कर्व जो है, डिमांड जो है या तो वो एक्सटेंड होती है या फिर वो, सॉरी एक्सटेंड तो नीचे होती है, एक्सटेंड होती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन है ऊपर और ये है एक्सटेंशन नीचे। क्योंकि प्राइस बढ़ा है, ओन प्राइस बढ़ गया है, तो डिमांड कम ही तो होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऑब्वियस है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऊपर की तरफ जाना। तो यहाँ पर जो हमारी ये डिमांड थी, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी डिमांड थी ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये जो एक्सेस डिमांड थी ना, यहाँ तक डिमांड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जो आ गई थी वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न क्या है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, प्राइस बढ़ गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड प्राइस इंक्रीजेस टू OP1 एंड it leads to contraction of demand from point F to K। अब देखो पॉइंट F से पॉइंट K पर चली गई है हमारी डिमांड, समझ आ गया ना यहाँ तक। अब क्योंकि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये तो हो गई बात। अब हुआ क्या था, प्राइस जब बढ़ा था, जब प्राइस बढ़ता है तो हमने डिमांड का तो सिस्टम निकाल लिया, प्राइस और डिमांड का तो रिलेशन देख लिया। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई, F से K पर शिफ्ट हो गई। पर जब प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई पे भी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ गई, है कि नहीं। तो सप्लाई क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी। जो सप्लाई कर्व होता है हमारा, सप्लाई कर्व ऐसा होता है, तो ये तो एक्सटेंशन होता है और ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी तरह यहाँ से जब जैसे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यहाँ से सप्लाई जो है, सप्लाई तो यही है अभी, तो सप्लाई यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगी, सप्लाई यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप ये भी लिखोगे यहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड सप्लाई एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट K, पॉइंट E टू K। अब देखो सप्लाई भी यहाँ से E से K पर पहुँच गई है और डिमांड जो है आपकी वो भी F से K पर पहुँच गई है। तो होगा क्या इवेंचुअली, यहाँ पर होगा ये कि दोनों ही अब एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पर कट कर रहे हैं, K पॉइंट पर। सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच गई, डिमांड भी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो दोनों इस पॉइंट पे कट करेंगे ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, it gives us new equilibrium point, that is आपका कौन सा है, K, ठीक है। तो K आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, where equilibrium price
इज़ कितना है OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आ जाएगी आपकी, इसी पॉइंट को नीचे कर दो यहाँ पे OQ1। तो ये सारी ही चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी कि पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट E से हमारा K की तरफ शिफ्ट हो गया, हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना कि जैसे जैसे सप्लाई एक्सटेंड हुई, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होती है जिससे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना वो वापस हमको अटेन हो जाएगा मार्केट को। तो वो क्या प्रोसेस है, वो यही प्रोसेस है। अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, सप्लाई एक्सटेंड होती जाती है, और ये डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई का एक्सटेंशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये हमको वापस अटेन ना हो जाए और दोनों ही बराबर ना हो जाए। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई तो एक्सटेंड हुई थी, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कंटिन्यूज, कब तक कंटिन्यू रहेगा ये सारा काम था, कंटिन्यूज टिल द डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई, बिकम्स इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, और इसी के साथ हमको मिल जाता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि OP1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1। तो यहाँ पे आपका ये एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इंक्रीज इन डिमांड। आप चाहो तो मैं दोबारा से फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें देखो क्या है, चार चीज़ें पढ़नी है हमको, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। पहले हमने सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड पढ़ा है। इंक्रीज क्या हुआ है, पहले हमारा इसे हटा देते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा से छोटा सा बना के बता देती हूँ। ये था हमारा ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई कर, ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। हुआ क्या, यहाँ पे ये OP प्राइस है और OQ क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से। अब हुआ क्या कि जो बाकी डिटर्मिनेंट्स होते हैं कमोडिटी के, उन प्राइस को छोड़ के जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, अगर उनमें इंक्रीज़ होता है, उनकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो डिमांड कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि मेरी तरफ। ठीक है, तो यानी कि ये इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया हमारा नया डिमांड कर्व D1। अब क्योंकि डिमांड कर्व यहाँ से पहले E पॉइंट था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये यहाँ से एक्सेस डिमांड मिल गई हमको, ये एक्स्ट्रा डिमांड है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बढ़ गई है, एक्सेस है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे कि भाई ज़्यादा डिमांड में है ये चीज़, तो हम इसको ज़्यादा पैसे में बेचें। तो उन्होंने जैसे ही प्राइस बढ़ाया, प्राइस बढ़ाने से उनका प्राइस कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ OP1। ठीक है, OP1 पर प्राइस पहुंच गया। OP1 पर जब प्राइस पहुंचा तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये कौन सा प्राइस बढ़ा है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जब ओन प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होता, वो या तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर एक्सटेंशन होता है। तो डिमांड, अब जब प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि एक्सटेंड करेगी, ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कमी तो होती है, ऑपोजिट रिलेशन है, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये मत सोचना कि ऊपर जा रहा है तो एक्सटेंड करे, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करती है और एक्सटेंड ऐसे करती है नीचे की तरफ। ठीक है, ये याद रखना। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऊपर की तरफ करेगी, तो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गई हमारी डिमांड F से कौन सा पॉइंट है ये, नया K तक। ठीक है, अब क्योंकि प्राइस में इंक्रीज़ हुआ था, प्राइस में इंक्रीज़ होने की वजह से सप्लाई में भी कुछ असर पड़ेगा। सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट नहीं है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई जब बढ़ेगी तो सप्लाई में एक्सटेंशन होगा। डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सप्लाई में एक्सटेंशन हुआ, तो सप्लाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। तो ये आ गया अपना न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर प्राइस था OP1 और क्वांटिटी है OQ1। तो हमको इंक्रीज्ड प्राइस मिला, प्राइस बढ़ा हुआ मिला है, और क्वांटिटी भी हमको बढ़ी हुई मिली है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी मिल गया। ऐसे आपको याद रखना है। तो आप इसमें देखो कुछ चीज़ें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एक तो डिमांड का, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई का एक्सटेंशन हुआ है। बस ये दो चीज़ें याद रख लो। डिमांड कम होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, डिमांड एक्सटेंड होती है तो नीचे जाता है, और सप्लाई यहाँ पर एक्सटेंड हो गई तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी तरह सिमिलरली आपको डिक्रीज इन डिमांड भी मिल जाएगा। अब मैं देखो यहीं पर डिक्रीज इन डिमांड भी आपको बता देती हूँ। जब डिमांड डिक्रीज़ होगी, ये तो हमने इंक्रीज़ करी है, अब जब डिमांड डिक्रीज़ होती है तब क्या होता है। अब मैं ये सारी चीज़ें लिखूंगी नहीं, अभी आपको मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। ठीक है, ये है बड़ा सा हमारा ग्राफ, जहाँ पर ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपका सप्लाई कर्व। यहाँ पे ये ओरिजिनल पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E, जहाँ पर आपका प्राइस है OP और क्वांटिटी है OQ। ठीक है,
राइट। ये जो इसी में बताया था वही एग्जैक्ट वही है, और इसी चीज़ को आपको ऐसे ऐसे लिख देना है और कुछ भी नहीं। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये सब कुछ सेट है मामला एकदम, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट है अपने पास, ठीक है। अब क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, और डिक्रीज किस वजह से होगी, ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से शिफ्ट होता है। तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, डिमांड जब कम होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कुछ इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पे हाँ इधर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये नया पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, नया पॉइंट मिल गया। जैसे ही ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, डिमांड कम हुई, डिमांड यहाँ पे क्या हुआ था, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे आएगा ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड कम हो गई है, यानी कि मार्केट में डिमांड कम है। मान लो इस मार्कर की डिमांड कम है बहुत, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ज़्यादा पैसों में नहीं बेचूंगी, मैं सोचूंगी यार इसके पैसे थोड़े से कम कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी तो इसकी बिक्री हो ही जाए। पहले हमने क्या किया था, एक्सेस डिमांड थी बहुत ज़्यादा इस मार्कर की, तो हमने प्राइस बढ़ा दिए थे कि ज़्यादा ज़्यादा पैसे मिले मुझे भी, पर अब इसकी डिमांड ही इतनी नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो मैं इसका प्राइस और कम कर दूंगी, जिससे कि थोड़ा बहुत तो बिकी जाए, थोड़ी बहुत मेरी वो हो जाए, आमदनी हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने इसका प्राइस कर दिया नीचे, यहाँ पर OP1, पहले प्राइस बढ़ाया था, अब प्राइस हमने घटा दिया OP1। अब जब OP1 प्राइस हो गया, यानी कि आपका प्राइस घट गया, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जब चेंजेस आते हैं तब क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसे होता है, एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब प्राइस घटा तो डिमांड कैसी होगी, एक्सटेंड होगी, बढ़ जाएगी, ऑपोजिट रिलेशन है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ी, एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन मैंने वो कैसे बताया था, नीचे की तरफ होता है, ऊपर नहीं नीचे की तरफ होगा। तो यानी कि ऐसे यहाँ से ई से इस पॉइंट पर आ जाएगी डिमांड आपकी, ई से एफ पर आ गई, ठीक है, ई से एफ पर आ गई आपकी डिमांड। तो ये हो गया आपका एक नया प्राइस। अब जब आपका ई से एफ तक डिमांड आ गई प्राइस कम होने पर, तो प्राइस कम होने पर जो असर डिमांड पे पड़ा है, यानी कि डिमांड कम हुई है, वैसा ही कुछ असर सप्लाई पे भी तो पड़ेगा। प्राइस कम होने पर सप्लाई क्या होती है, कम होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि कहाँ गया सप्लाई, कहाँ है आपका, ये है आपका सप्लाई वाला पॉइंट, नो पहले ओरिजिनल कौन सा था, D1, ये हाँ सॉरी, यहाँ से आपकी सप्लाई कहाँ चली जाएगी, सप्लाई आपकी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है, इधर ही जाएगी ना, हाँ सप्लाई आपका इधर, नो ये कुछ उल्टा सीधा हो गया है आई गेस। आपका सप्लाई वाला पॉइंट कहाँ था, ये ही तो था, तो सप्लाई कहाँ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो गया, लेट मी चेक। तो गड़बड़ यहाँ पर ये हो गई है कि जब मैंने बताया था ना कि जब आपके अदर डिटर्मिनेंट्स जब चेंज होते हैं उनसे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो डिमांड कर्व आपका D से D1 हो गया, यानी कि यहाँ, ठीक है। अब ये सप्लाई कर्व को कहाँ कट कर रहा है, इधर तो कट कर रहा है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आपकी डिमांड की कमी हो गई, यानी कि डिमांड तो कम हो गई, एक्सेस सप्लाई हो गई है। पहले एक्सेस डिमांड हो गई थी, अब एक्सेस सप्लाई हो गई है। तो जो एक्सेस सप्लाई है वो कितनी है, ये, ठीक है, एक्सेस सप्लाई EF, ये वाला पॉइंट है F, EF आपकी एक्सेस सप्लाई है। अब इस एक्सेस सप्लाई के चक्कर में, यानी कि डिमांड कम है, तो मैंने बताया कि डिमांड जब कम है तो प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा। अब जैसे ही प्राइस कम हुआ तो क्या हो गया, आपका प्राइस कम होने से, ओन प्राइस जब कम होगा तो डिमांड आपकी कैसी हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। अब जब डिमांड एक्सटेंड होती है तो डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाला डिमांड कर्व है ना, तो ये वाली डिमांड आ गई थी हमारे पास, तो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगी आपकी डिमांड F से K में। अब क्योंकि डिमांड तो शिफ्ट हो गई प्राइस के कम होने से, पर प्राइस के कम होने से सप्लाई पे भी फ़र्क पड़ता है कि क्या होगा, ओन जो प्राइस में चेंज होता है, सप्लाई अगर वो कम होता है ओन प्राइस तो सप्लाई भी कम हो जाती है। सप्लाई पहले यहाँ थी, ये है आपका सप्लाई पहले यहाँ थी, वो भी अब E से K पर चली जाएगी। तो इवेंचुअली आपका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वो आ जाएगा आपका K। तो उस पॉइंट पर प्राइस आपका है OP1 और क्वांटिटी है आपकी OQ1। तो यहाँ पर आपको डिक्रीज्ड प्राइस और डिक्रीज्ड क्वांटिटी मिली, पहले आपको इंक्रीज्ड प्राइस और इंक्रीज्ड क्वांटिटी मिली थी, यहाँ पे आपको डिक्रीज्ड प्राइस और डिक्रीज्ड ही क्वांटिटी मिली। इस तरीके से ये फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। तो ये था आपका एक टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि डिमांड में जब चेंजेस होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट पर, और मार्केट कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है शिफ्ट इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसमें भी आपकी दो कंडीशंस है, या तो सप्लाई में इंक्रीज हो या फिर सप्लाई में डिक्रीज हो। तो पिछले वाले की ही तरह हम एक कंडीशन ले लेते हैं, पहले हम इंक्रीज ले लेते हैं, उसके बाद हम सारी ही चीज़ें समझेंगे, ठीक है। ये है आपका इंक्रीज इन सप्लाई। अब सबसे पहले हम एक पहले की तरह एक आपका ये कर्व बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपका सप्लाई कर्व। ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, जिस पर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है ओ पी और उस पर आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ओ क्यू। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक की कहानी। ये सारी ही चीज़ें हम फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर लिख ले क्या है, डी इज़, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख ली जाती हूँ। डी क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व। एस क्या है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व। और फिर अब यहाँ पे ई क्या है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका ओ पी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है आपकी ओ क्यू। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं, ओ पी और ओ क्यू। अब इसके बाद आती है कहानी शुरू की, यहाँ पे क्या होना है, इंक्रीज इन सप्लाई होना है। जब सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज किस वजह से हो रही है, यहाँ पे चेंजेस इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अदर डिटर्मिनेंट्स जैसे सप्लाई के बहुत सारे हैं, हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, या सॉरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं, इसमें नंबर ऑफ फर्म्स हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम कोई भी एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, अब जब देखो नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ़ फर्म्स जब बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई बढ़ेगी, और जब नंबर ऑफ़ फर्म्स कम हो जाएंगी तो वो सप्लाई भी कम देंगी। तो मान लो नंबर ऑफ़ फर्म्स ना बढ़ गई हैं अभी, तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई है, और ये किसकी वजह से बढ़ी है, अदर डिटर्मिनेंट। अदर डिटर्मिनेंट की वजह से क्या होता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो क्योंकि सप्लाई बढ़ी है तो ये अभी कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। तो सप्लाई कर्व आपका नया सप्लाई कर्व आ जाएगा ये S1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो S1 क्या है, S1 इज़ द न्यू सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व जो कि किसको, डिमांड कर्व को, डिमांड कर्व D को कहाँ पर कट कर रहा है, मान लो ये पॉइंट है F। ठीक, कटिंग डिमांड कर्व D एट F। तो ये हो गया आपका यहाँ तक की कहानी कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट होके ये इस डिमांड कर्व को F पॉइंट पर कट करेगा। अब क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है, जब सप्लाई बढ़ेगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सप्लाई बढ़ने से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस पे ये फ़र्क पड़ेगा कि भाई प्राइस कम हो जाएगा। ऑब्वियस है, अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, पहले तो यहाँ पर ये समझ लो, हाँ यहाँ पर ये क्या हो गया, E से F तक बढ़ गया है ना। ठीक है, E से F तक, F नहीं सॉरी यहाँ तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है F, सॉरी ये वाला पॉइंट है F। अब ये फिर चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो E से F तक शिफ्ट हो गया है हमारा सप्लाई कर्व, ये क्या है, आपकी एक्सेस सप्लाई है, मतलब इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, EF क्या है, EF इज़ एक्सेस सप्लाई। अब क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड से ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस कम होगा, क्योंकि इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब ऑपोजिट रिलेशन तो नहीं, पर किसी चीज़, वैसे ऑपोजिट रिलेशन नहीं, पर किसी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्राइस कम करना पड़ेगा। तो जब आप क्या करोगे, प्राइस कम करोगे तो आपका प्राइस OP से OP1 पर आ जाएगा। ठीक है, OP1 पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई डिमांड कम है उस चीज़ की, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब किसी चीज़ की अगर डिमांड कम हो रही है, वही वाला पहले वाला एग्जांपल, अगर इस मार्केट की डिमांड कम हो रही है तो आप क्या सोचोगे, प्राइस कम करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें, क्योंकि ज़्यादा पैसे में तो कोई खरीद ही नहीं रहा इसको, पैसे कम कर दो, इसका प्राइस कम कर दो। तो डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया, प्राइस कम कर दिया। अब प्राइस जब कम हो गया, आपका नया प्राइस क्या यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई द प्राइस टेंड्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम OP टू OP1, OP से OP1 हो गया।
अब देखो प्राइस कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइस के कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड पर, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियस है। प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड जब बढ़ती है, ओन प्राइस में जब चेंज आता है, ओन प्राइस में जब चेंज आता है तो क्या होता है, शिफ्ट्स होते हैं, या सॉरी शिफ्ट्स नहीं, मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट्स होंगे। मूवमेंट्स मतलब एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होना। पर यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड क्या होगी, एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो ई से हट करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर, के पॉइंट पर। तो आपकी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गई, आप लिख सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस the demand extends from E to K, ई से के तक एक्सटेंड हो गई, यानी कि बढ़ गई थोड़ी सी, ठीक है। पहले यहाँ थी, इतनी डिमांड थी, अब डिमांड कहाँ आ गई है, इस पॉइंट पे, यानी कि इतनी आ गई है। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है, ठीक है, प्राइस के कम होने से। तो ये तो डिमांड पे फ़र्क पड़ा। अब क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो इसी का सप्लाई पे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम होती है, और जब सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि यहाँ से फिर वो यहाँ आ जाएगी, वो भी के पर आ जाएगी। तो आप दोबारा से यहाँ पर लिख सकते हो ड्यू टू decrease in price the supply contracts from F to K, ठीक है। F से K तक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब जब डिमांड E से K पर आ गई, सप्लाई F से K पर आ गई, तो यहाँ पे हमारा E दोनों बराबर हो गए कि नहीं, एक ही पॉइंट पे आ गए कि नहीं। जब दोनों ही एक ही पॉइंट पर आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, हेंस मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। अब वो अपने आप को क्या करेगा, क्लियर कर लेगा, यानी कि वी गेट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि आपका क्या है, दैट इज के, ठीक है। और के पर क्या है, एट के इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है आपका, OP1, और आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो है आपका OQ1, ठीक है, OQ1। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्राइस तो कम हो गया पर क्वांटिटी बढ़ गई। तो सप्लाई में जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्राइस तो कम होता है, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, ये इंक्रीज इन सप्लाई है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई जो प्राइस है वो तो क्या है, डिक्रीज़ हुआ है, और क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये ग्राफ भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार हम जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं, जैसे हमने पहले समझा था। यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से मैं बना के दिखाती हूँ। ये तो है आपके ओरिजिनल सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हुआ क्या, सप्लाई में इंक्रीज़ हो गया। सप्लाई में जब इंक्रीज़ हुआ तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि ये इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, S1। जब ये इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये जो यहाँ तक की एक्स्ट्रा सप्लाई दिख रही है ना, ये एक्सेस में कौन सा पॉइंट है, ये F। पहले तो E तक थी क्वांटिटी, अब जो सप्लाई थी, अब सप्लाई यहाँ तक हो गई है, F तक हो गई है, तो ये एक्सेस सप्लाई है। EF क्या है, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई जब होती है मार्केट में तो प्राइस क्या करना पड़ता है, हमको रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। और जब हम प्राइस रिड्यूस करेंगे तो हमारा नया प्राइस आ जाएगा OP1। अब जब हमने प्राइस रिड्यूस किया है तो प्राइस, ओन प्राइस में जब कमी आएगी तो उससे डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड एक्सटेंड होगी। डिमांड कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होगी, E से K पर। अब जब ओन प्राइस में कमी आई है तो डिमांड तो एक्सटेंड हो गई। अब ओन प्राइस में कमी से सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस कम हुई, सप्लाई भी कम हुई, तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि F से K पर आ जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें आपकी क्या हुई, K पर आ गई, एक पॉइंट पर आ गई, यानी कि मार्केट फिर से क्लियर हो गया और ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जहाँ पर OP1 तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ1 आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अब सिमिलरली हम एक दूसरा केस देख लेते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने इंक्रीज़ की थी सप्लाई, इसमें हमें सप्लाई को डिक्रीज़ करना है। पहले तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट कर दूँ। एक तो यहाँ पे डिमांड एक्सटेंड होती है, यहाँ पे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये आपको याद रखना है। डिमांड एक्सटेंड होगी, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। अब
ये वाला केस है डिक्रीज इन सप्लाई का। मान लो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये है ये है E, ठीक है, ये है S, ये है D, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, ये तो रट जाना चाहिए। अब क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीज़ हो गई, सप्लाई डिक्रीज़ हो गई बाकी डिटर्मिनेंट्स की वजह से। सप्लाई जब डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि इधर को। ये हो गया नया सप्लाई कर्व S1। अब ये जो आपको नज़र आ रही है, पहले तो सप्लाई इतनी थी OQ, अब थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ तक रह गई है, यानी कि सप्लाई कम पड़ गई है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई है यहाँ पे, यानी कि एक्सेस डिमांड हो गई है। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये है एक्सेस डिमांड या फिर लैक ऑफ सप्लाई, कुछ भी कह लो। तो जब आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अभी मैंने क्या बताया था, डिमांड मान लो किसी चीज़ की बढ़ जाए तो आप प्राइस को क्या करोगे, कम करोगे ज़्यादा करोगे, ऑब्वियसली ज़्यादा करोगे। आप सोचोगे ज़्यादा महंगा बेचूँ, मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस OP से OP 1 पर चला जाएगा, ठीक है, प्राइस OP से OP 1 पर गया। अब प्राइस जब बढ़ता है, ओन प्राइस में जब चेंज होता है, यानी कि तो फिर क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब क्योंकि ओन प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड तो कम होगी, पर प्राइस बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा होगी। प्राइस बढ़ने से जब डिमांड कम होगी, यानी कि डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो डिमांड जो यहाँ थी पहले, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई इस पॉइंट पर, K पर। और क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि सप्लाई में एक्सटेंशन होगा, तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच गई K पर, और ये आ गया आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई फिर से बराबर हो गए हैं, मार्केट ने अपने आप को क्लियर कर लिया है। और OP1 आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ1 आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने डिमांड का केस पढ़ा था, ये तो हम सप्लाई के केसेस पढ़ रहे हैं, जब हमने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड पढ़ा था, तो क्या हुआ था, डिमांड बढ़ने से प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही हमको बढ़े हुए मिले थे, और डिमांड कम होने से प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही हमको कम मिले थे, ठीक है। पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सप्लाई में इंक्रीज होने से प्राइस कम है पर क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब एक चीज़ कम ज़्यादा है, एक चीज़ कम है तो एक ज़्यादा है। इसी तरह डिक्रीज़ इन सप्लाई, ये वाला जो है डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ इन सप्लाई, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका प्राइस तो बढ़ा हुआ है पर क्वांटिटी कम है, यहाँ पे प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो एक चीज़ डिक्रीज़ होगी। तो इसी के साथ आपके ये चारों ही चीज़ें ख़त्म होती हैं। अगर आपको फिर भी इन सब में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ रह जाती है, अगर आपको नहीं समझ आता है, तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी चीज़ें अगर अभी देखती हूँ मैं, वीडियो अगर थोड़ा शॉर्ट हो पाएगा तो ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है ये। अगर हो सकेगा तो मैं आपको चारों ही कर्व्स एक साथ में रिवाइज करवा दूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली समझा सकती हूँ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी जो हमने पढ़ा ना, उसमें देखो हमने क्या किया था, हमने डिमांड और सप्लाई कर्व को, डिमांड को ऐसे ही लिया था, सप्लाई को ऐसे ही लिया था, ठीक है। पर मैंने आपको कुछ केसेस ऐसे भी बताए थे जहाँ पर डिमांड हमारी कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, और सिमिलरली सप्लाई भी कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, ठीक है। क्या क्या केसेस थे ऐसे, जब डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक होगी तो वो कैसी होगी, ऐसी, ठीक है, और जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो वो ऐसी होगी। याद आया आपको। सिमिलरली जब सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक होगी तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, और सप्लाई जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तब वो वर्टिकल लाइन बन जाएगी, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों ही केस में, सप्लाई और डिमांड दोनों केस में। अब ऐसे वाले जो दो केस हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, ये जो चार केसेस हैं आपके, ये चारों केसेस में कैसे हमको हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलेगा और क्या क्या चेंजेस होंगे, वो और पढ़ना है, ठीक है। तो बस बहुत छोटू सा टॉपिक है, बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। आपको लग रहा होगा सुनने में कि टफ हो सकता है, पर नहीं है। अब इसके भी देखो चार केसेस है, मैंने बता दिया कि पहले तो डिमांड इलास्टिक और इनइलास्टिक हो, या फिर दूसरा आपका वो है केस कि जब सप्लाई इलास्टिक और इनइलास्टिक हो। तो पहले हम डिमांड की बात करते हैं। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। और दूसरा हमारा यहाँ पर केस आ जाएगा व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये दो हमारे केसेस हैं। पहले हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह फिर हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। अब जब डिमांड, पहले हम इलास्टिक वाली बात करते हैं। जब डिमांड हमारी इलास्टिक होगी, यानी कि हमारा जो कर्व है वो कैसा होगा, डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक।
अब डिमांड कर्व तो अपन ने बना दिया, अब हमें सप्लाई कर्व भी बनाना है। सप्लाई कर्व ऐसा होता है, यानी कि ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक, अब इसमें भी दो केसेस हैं कि या तो सप्लाई इंक्रीज़ हो या फिर सप्लाई डिक्रीज़ हो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज़ इन सप्लाई, ये है हमारा इंक्रीज़ इन सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज़ इन सप्लाई का केस है। अब जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो अभी हमने क्या पढ़ा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, नया नवेला सप्लाई कर्व। पहले वाले सप्लाई कर्व पे अगर हम देखें तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहाँ, जिस पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी OQ। और क्योंकि अब हमारे पास नया सप्लाई आ गया है तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना रहा, हमारा प्राइस OP ही है अभी भी। ठीक है, क्योंकि सेम लाइन पर है, पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ गई। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो सप्लाई बढ़ने पर प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई तो क्वांटिटी भी बढ़ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें अब कि ये है हमारा इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक, ये है सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये प्राइस। अब क्या हो गया, सप्लाई डिक्रीज़ हो गई, ये था इंक्रीज़ इन सप्लाई, ये है हमारा डिक्रीज़ इन सप्लाई। ठीक है, जब डिक्रीज़ हो जाएगा सप्लाई में, ये है सप्लाई कर्व, तो हमारा सप्लाई कर्व इधर की तरफ मूव हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया तो OP प्राइस तो उतना ही है अभी भी, क्योंकि सेम लाइन पे कट कर रहा है, पर हमारी जो क्वांटिटी है, नई नवीली क्वांटिटी, वो रिड्यूस होकर आई है। तो यहाँ पे प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना, कर्व बनाते बनाते भी समझ सकते हो, ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हो रहा है करते जाओ। ठीक है, सप्लाई बढ़ी, हमने पहला केस के लिए सप्लाई बढ़ाई, सप्लाई बढ़ने पे आपने क्या देखा, भाई प्राइस तो वहीं आ रहा है, क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह सप्लाई कम हो रही है, प्राइस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये था फर्स्ट केस, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व जब हमारे पास होगा, यानी कि यहाँ ऐसा, ठीक है, उस केस में सप्लाई के चेंज होने पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हम दोबारा से ले रहे हैं ये जो हमारा केस है इंक्रीज़ इन सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज़ इन सप्लाई, पहला हमारा सप्लाई कर्व है यहाँ। अब क्या हो गया, सप्लाई बढ़ी है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ राइटवर्ड हुआ था, अब यहाँ भी राइटवर्ड होगा, तो ये नया सप्लाई कर्व आ गया। ठीक है, पहले वाले को देखें, अगर पहले वाले सप्लाई कर्व पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था अपना ये, इक्विलिब्रियम प्राइस था अपना ये, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी अपनी ये। पर अब क्योंकि नया सप्लाई कर्व आ गया तो इक्विलिब्रियम तो पॉइंट तो यहाँ आएगा, क्योंकि वो डिमांड कर्व को यहाँ कट कर रहा है। तो इससे इक्विलिब्रियम प्राइस कितना मिला, OP1, और क्वांटिटी कितनी मिली भाई, OQ, अभी भी उतनी है। ठीक है, उतनी ही है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, यहाँ इलास्टिक था, ये इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक के केस में प्राइस तो चेंज होता है पर क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी उतनी ही है। तो प्राइस क्या हो गया आपका, डिक्रीज़ हो गया। सप्लाई के इंक्रीज़ होने के प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, उल्टा यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई थी, प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं था, पर यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ होने से प्राइस डिक्रीज़ हुआ है और क्वांटिटी पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो वही है, आपको बस करते जाना है, जो जो होता जा रहा है साथ में करते जाओ, इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसे ही दोबारा से एक और देख लेते हैं, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या हुआ गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया सप्लाई में डिक्रीज़ हुआ, और जब सप्लाई में डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई कर्व इसी की तरह लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो ये इस डिमांड कर्व को नए पॉइंट पर कट करेगा, जो कि है पॉइंट आपका कुछ भी मान लो, E1 मान लो। ठीक है, जहाँ पर OP1 तो आपका नया प्राइस होगा और क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ भी क्वांटिटी में इसकी तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर प्राइस आपका बढ़ गया। तो डिक्रीज़ होने से, सप्लाई में डिक्रीज़ होने से प्राइस बढ़ा, सप्लाई में इंक्रीज़ होने से प्राइस घटा। ये ऑपोजिट है, कब, जब परफेक्टली इनइलास्टिक है हमारा डिमांड कर्व, और यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है क्वांटिटी में और सप्लाई में, जब हमारा डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व का सीन। अब ऐसे ही आपको और कैसे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये चारों ही चीज़ों का फटाफट से वीडियो पॉज करके। अब देखो यहाँ पे मैंने डिमांड कर्व के बारे में बताया कि डिमांड कर्व कब इलास्टिक इनइलास्टिक है, और अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व को नहीं, सप्लाई कर्व की, कि सप्लाई कर्व इलास्टिक और इनइलास्टिक होगा तब क्या सीन होगा। ठीक है, तब क्या क्या केसेस होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्टली इलास्टिक
सप्लाई कर्व, ठीक है, और ये है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। हो गया, डन। अब फटाफट से वही 4 केसेस करने हैं हमको। इलास्टिक सप्लाई कर्व, परफेक्टली इलास्टिक, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। देखो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है हमारा ये, और ऐसे ही 2 बनाने हैं, ठीक है, ये हो गया 2। परफेक्टली इनइलास्टिक में अपने को बनाने हैं 2 सप्लाई कर्व, यानी कि एक ऐसा और यहाँ पर भी एक और सप्लाई कर्व जो कि है परफेक्टली इनइलास्टिक। हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमको डिमांड कर्व बनाने हैं। इसके लिए भी यहाँ पे हमको इंक्रीज़ इन डिमांड चाहिए पहला, यहाँ पे हमको डिक्रीज़ इन डिमांड चाहिए, यहाँ पे हमको इंक्रीज़ इन डिमांड चाहिए, यहाँ पे हमको डिक्रीज़ इन डिमांड चाहिए, ठीक है। एक एक करके अब चारों को पकड़ते हैं। यहाँ पे इंक्रीज़ चाहिए, डिमांड कर्व ऐसा होता है, तो आप पहला डिमांड कर्व यहाँ बना दो। तो इंक्रीज़ हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा। पहला ये था, दूसरा ये हो गया। और प्राइस हमारा ये था, पहले वाले पे अगर हम देखें तो प्राइस ये था और क्वांटिटी ये थी। अब अगर हम नए वाले पे देखें तो प्राइस तो एज इट इज़ है, पर क्वांटिटी बढ़ गई है भाई, तो क्वांटिटी हो गई हमारी OQ1। तो प्राइस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, प्राइस एज इट इज़ है, और क्वांटिटी की क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई विद इंक्रीज़ इन डिमांड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, ये है हमारा डिमांड कर्व, नया पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा, जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये रही और प्राइस ये रहा। जैसे ही डिमांड कम हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब होगा तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया आपका, और इससे आपका प्राइस तो एज इट इज़ वही रहा, प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्वांटिटी का क्या हाल हो गया भाई, क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि इधर की तरफ, तो ये हो गया आपका क्वांटिटी डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक में मतलब आपका इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड जब इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे इसमें हुआ। तो पहले तो ये था डिमांड कर्व, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है OQ, और OP आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, तो आपका एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1, ठीक है, जहाँ पर आपका क्वांटिटी तो वही है एज इट इज़, यहाँ पे क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ पर प्राइस चेंज हो गया, यानी कि डिक्रीज़ हो गया, P से P1 आ गया, ठीक है। वहाँ क्वांटिटी पे चेंज हुआ था, प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, यहाँ प्राइस में चेंज हुआ है, क्वांटिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसी की तरह से बना लेते हैं हम ये जैसा, ये वाला, कि ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड में डिक्रीज़ हुआ, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो पहले तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्वांटिटी है OP OQ, ठीक है। अब जैसे ही वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तो नया पॉइंट ये आ गया। नया पॉइंट आने से क्वांटिटी तो एज इट इज़ उतनी ही है, पर प्राइस हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। तो प्राइस जब बढ़ा तो प्राइस तो बढ़ गया, क्वांटिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये चारों केसेस के आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ आपका आज का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा कि चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, या फिर जो मार्केट है, हाउ डज इट एब्जॉर्ब द चेंजेस इन शिफ्ट इन डिमांड ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। आपको इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर देना अपने क्वेश्चन के साथ, और जो भी आपने समझना है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।